2024 का चुनाव अब कुछ ही क्षण और कुछ ही दिन जो है वो बचा हुआ है। पहले फेज का जो मतदान है पूरे देश भर में होगा, लेकिन हम बात बिहार की करेंगे। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें हम एक एक करके एक एक लोकसभा सीटों के बारे में आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर वहां का समीकरण क्या है और अब तक कौन सांसद बने हैं और आगे क्या कुछ संभव है। अगर आज हम बात करने जा रहे हैं औरंगाबाद लोकसभा सीट की, जिसमें कुल 6 विधानसभा आता है, और अगर आप बात कर ले तो भाजपा यहाँ शून्य है। क्योंकि हम बात इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा का एक भी विधायक इस 6 विधानसभा सीटों में से नहीं है, लेकिन सांसद जो है वो भाजपा का है। और आपको पता होगा 19 के आम चुनाव में भाजपा ने 40 में से 39 सीटें जो है वो बिहार में हासिल की थी। अब देखना यह है कि 2024 में कितनी सीटें भाजपा को मिलती है। सबसे नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और हमारे साथ उपस्थित हैं आजाद दीपक जी, जो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या समीकरण है उस सीट पर। और अगर औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात कर लें तो जहां एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार अभय कुशवाहा तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार सुशील सिंह है, जहां एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। इन दोनों का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है, इनका हिस्ट्री क्या रहा है, वो भी हम आप तक बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 6 विधानसभा सीट है, लेकिन भाजपा के पास एक भी है नहीं, और लेकिन सांसद भाजपा का ही है। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हाँ, तो 6 में से 2 सीट गया कांग्रेस के पास, 2 सीट गया आरजेडी के पास और 2 सीट हम के पास। हम उस वक्त महागठबंधन का हिस्सा थे। बिल्कुल। औरंगाबाद लोकसभा में एक और चीज़ क्या है कि औरंगाबाद लोकसभा में 3 विधानसभा जो है वो आते हैं गया जिला में, और 3 विधानसभा जो है वो आते हैं औरंगाबाद जिला में। तो जिला चेंज हो रहा है तो समीकरण भी बदल, जिला चेंज होने से थोड़ा सा समीकरण भी बदलता है और प्रभाव भी बदलता है। क्योंकि अगर फिजिकली देखा जाए ऐसे ऑपरेट करने में, तो जो भी शासन प्रशासन का व्यवस्था होता है वो जिला के अनुसार चलता है। तो थोड़ा सा अंतर तो जिला बदलने से आ भी जाता है। तो जिला बदलने से अंतर आ जाएगा, थोड़ा सा आ जाता है। अब जैसे जीतन राम मांझी का ही बात किया जाए, तो जहाँ से वो विधानसभा जीते हुए हैं वो विधानसभा आता है औरंगाबाद में, बट जीतन राम मांझी खुद खड़ा हो रहे हैं गया में। देखिए, औरंगाबाद लोकसभा में कुल 6 विधानसभा आते हैं। उस 6 विधानसभा में 3 विधानसभा जो हैं वो औरंगाबाद जिले में आते हैं। ये 3 विधानसभा हैं कुटुंबा, औरंगाबाद और रफीगंज। ये तीनों विधानसभा का जो जिला है वो औरंगाबाद है, लोकसभा औरंगाबाद है। ठीक है। जो 3 और विधानसभा हैं, जिसमें से गुरुवा, इमामगंज और टेकारी। गुरुवा, इमामगंज और टेकारी जो है ये जिला इसका आता है गया, लेकिन लोकसभा औरंगाबाद, लोकसभा आता है औरंगाबाद। अब इमामगंज से जीतन राम मांझी विधायक हैं जो हम से जीते हुए हैं, और टेकारी से अनिल सिंह है, वो भी हम से जीते हुए हैं। तो 20 का जो चुनाव हुआ तो ये 6 विधानसभा में भाजपा हार गई थी। भाजपा हार गई थी। हाँ, तो क्लीन स्वीप था भाजपा का पूरी तरीके से। हाँ, तो फिर सांसद कैसे भाजपा का बन जाता है? सांसद भाजपा का बनने के पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है राजपूत वोट बैंक। हालांकि अगर आप कास्ट वाइज पॉलिटिक्स देखें औरंगाबाद का, तो यादव और राजपूत ये दोनों कम्युनिटी का पॉपुलेशन करीब करीब बराबर है। एक सबसे मार्केबल पॉइंट अगर कहा जाए, जब मैं फील्ड में जाया करता था तो लोग कहते थे कि वोट, अगर यादव समाज के लोग कहते थे कि हम वोट भले ही स्टेट में हम देंगे आरजेडी को, लेकिन नेशनल में अगर बात कहें, अगर प्रधानमंत्री चुनना हो तो नरेंद्र मोदी को देंगे। तो क्या यहाँ भी वोट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बहुत ऐसे आरजेडी के वोट बैंक वाले जो हैं वो विधानसभा में आरजेडी को वोट करते हैं। वो खुल के बोलते हैं कि मुझे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को ही देखना चाहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि संसदीय अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो औरंगाबाद में बीजेपी जीती, और अगर विधानसभा में बात किया जाए तो बीजेपी 6 में हार गई। अगर कैंडिडेट्स की बात कर ले, अभी तक जो कैंडिडेट रहे हैं, अगर कहा जाए कि 2 परिवारों का दबदबा रहा है तो कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल। अगर सुशील सिंह की बात कर ले, चाहे फिर इससे पहले निखिल जो सांसद रहे उनकी बात कर ले, चाहे उनके पिता की बात कर ले, चाहे उनके फिर पिता की बात कर ले जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो क्या लगता है इस पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली कुल 18 बार लोकसभा का चुनाव औरंगाबाद में हुआ है, और उस 18 बार में 14 बार इन्हीं 2 परिवार के लोग सांसद रहे हैं। 6 बार खुद
सत्येंद्र नारायण सिन्हा सांसद रहे हैं, एक बार निखिल बाबू सांसद रहे हैं, श्यामा सिंह सांसद रही है, 8 बार हो गए। निखिल कुमार के परिवार जो है वो 8 बार औरंगाबाद को प्रतिनिधित्व दिए। उसके अलावा सुशील कुमार सिंह खुद 4 बार सांसद रहे औरंगाबाद से, और 2 बार इनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, राम नरेश सिंह। तो 8 से 14 बार तो यही 2 परिवार के लोग सांसद रहे हैं। और यही एक कारण भी है कि औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि 52 से लेके अभी तक जो भी सांसद हुए हैं वो बाय कास्ट राजपूत ही सांसद रहे हैं। तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ बिहार में भी है, बिहार में भी कह सकते हैं। हाँ। लेकिन एक दुर्भाग्य यहाँ ये भी है कि 52 से लेके अभी तक सारे सांसद रहे हैं औरंगाबाद से, सारे राजपूत ही सांसद रहे हैं। हाँ। 2 परिवार के लोग 14 बार रिप्रेजेंट किए हैं। लेकिन बात अगर केंद्र में मंत्री पद का किया जाए तो अभी तक एक बार भी मंत्री पद नहीं मिला है। इवन सत्येंद्र नारायण सिन्हा भी केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, उतने ताकतवर रहने के बावजूद भी। देखिए, बड़ा ही रिमार्केबल पॉइंट इन्होंने कहा है कि केंद्र में मंत्री जो है एक बार भी इस लोकसभा सीट से कोई प्रत्याशी नहीं बन पाया जो जीत कर गया। लेकिन अब बात कर लें सत्येंद्र नारायण सिन्हा की, तो सबसे बड़ी बात है कि कहा यह जाता है, और ऐसा है भी, कि लालू प्रसाद यादव हो चाहे फिर चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान हो, इन दोनों को पहली बार अगर किसी ने चुनाव लड़वाया तो वो यही थे। भले रामविलास पासवान जो थे वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव 67 में रामविलास पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन अगर बात कीजिएगा लोकसभा का, पार्लियामेंट भेजने की बात, पार्लियामेंट भेजने की बात किया जाए तो छपरा से पहली बार लालू प्रसाद यादव को टिकट सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने ही दिया था। सत्येंद्र नारायण सिन्हा उस वक्त जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे। बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे। और चूंकि इमरजेंसी वाला सिचुएशन था तो उस वक्त सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो थे वो कांग्रेस के विरोध में थे, और इस कारण से लालू प्रसाद का नजदीकी काफी ज्यादा था सत्येंद्र नारायण सिन्हा के साथ। रामविलास पासवान का भी नजदीकी था, और चूंकि पार्टी के अध्यक्ष थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, तो 77 के चुनाव में वो खुद भी जीते और लालू प्रसाद यादव को भी जिताया, और रामविलास पासवान को भी 77 के चुनाव में टिकट देकर उन्होंने सांसद में भेजा। कहा जाए तो ये वही जनता पार्टी, जब अभी जो आपको बिहार का पॉलिटिक्स जिसके इर्द गिर्द घूमता है, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान तो चलिए स्वर्गीय हो गए लेकिन उनके पुत्र अभी हैं, चाहे फिर लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार, यही इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो सभी तो उसी प्लांट उसी निकले वहीं करीब करीब 77 में जनता पार्टी जो चुनाव में आई, और इमरजेंसी के बाद ये जो भी नेता पैदा लिए तो ये सारे लोग कहीं कहीं वहीं से हैं। वहीं से राष्ट्रीय जनता दल भी आपको वहीं से निकली, जनता दल यू भी वहीं से निकल के आई, तो कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आई। चलिए, ये बात दर्शकों को लग रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं, तो बता देते हैं। ये बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं आजाद जी कि जो लालू प्रसाद यादव को जिस व्यक्ति ने बनाया, कहते हैं लोग कि भगवान है, बनाया किसी ने नहीं है। हो सकता है हम अपनी काबिलियत पे जरूर बनेंगे, लेकिन कुछ बैकएंड सपोर्ट जरूर होता है। बिल्कुल, ठीक है। और प्रश्न पूरा होने दीजिए। देखिए, अब उसके बाद फिर जिस तरीके से सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो इतनी बार सांसद रहे, उनके पुत्र जो निखिल हैं, उनका अभी दावा है कि जो अभय कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया गया है वो गलत बनाया गया है। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, जबकि एक बात कहें तो कांग्रेस का वहां दबदबा रहा है। वो सीट कांग्रेस की शुरू से रही है, और इस बार भी ज्यादातर चांसेस था कि वो कांग्रेस को ही रहेगा, और निखिल कुमार का ऑलमोस्ट बातचीत उस तरीके से चल रहा है, माना जा रहा है। हालांकि एक ये इम्पोर्टेंट रीजन भी है कि निखिल कुमार गुस्साए बताए जाते हैं, और उनके जो समर्थक है, तो कहीं ना कहीं जो अभी आप चित्तौड़गढ़ वाली बात कर रहे थे, तो जो उनके समर्थक हैं वो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र जो है वो चित्तौड़गढ़ बना रहे, तो हो सकता है कि उनके समर्थक जो है वो पूरी जोर शोर के साथ सुशील कुमार सिंह को सपोर्ट करेंगे। तो अंदरूनी घाटा महागठबंधन कहां से होने जा रहा है? चांसेस है कि होगा, चांसेस है होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बात बताइए, लोग कहता है कि लालू प्रसाद यादव सबका हित चाहते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ फिर क्यों नहीं वो सोच पाए? अभय कुशवाहा को वो टिकट दिए जो कि अभी 20 का चुनाव हार चुका है व्यक्ति। बिल्कुल ठीक है, 20 का चुनाव हार चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति आपका वहां से जीता हुआ था, जिस व्यक्ति ने हराया उन्हें, यानी कि पहले आपको बता दें तो अभय कुशवाहा जदयू में हुआ करते थे, और वहां से आए तो या मतलब कि राजद ने उन्हें टिकट दिया। भले ही वो सीट, ये सीट तो कुशवाहा की भी नहीं है, ये सीट तो राजपूत की कही जाती है, राजपूत का गढ़ माना जाता है, तो आप कुशवाहा को देके तो कोई बेनिफिट पहुंचाने वाले नहीं। देखिए,
औरंगाबाद लोकसभा में कुशवाहा वोट बैंक भी है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अब यहाँ से आरजेडी ने ये देखा कि करीब करीब राजपूत और यादव का जो कॉम्बिनेशन है वो करीब करीब वोट बैंक जो है वो बराबर है। तो अगर आरजेडी से अगर हम अभय कुशवाहा को लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक तो हमें मिलेगा, तो उसके अलावा हमारा एमओआई समीकरण भी हमारा इंटैक्ट रहेगा। ये सोच करके आरजेडी ने अभय कुशवाहा को लेके आया। अभय कुशवाहा के साथ एक और प्लस पॉइंट ये था कि वो गया के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिला अध्यक्ष, हाँ, जेडीयू के। और गया जिला में जो 3 विधानसभा क्षेत्र है जो गया जिला में पड़ रहा है, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, डिस्ट्रिक्ट उसका गया पड़ता है, टिकारी, इमामगंज, गुरुआ, बिल्कुल। वहां पे उनका प्रभाव पहले से भी है। टिकारी से वो एक बार चुनाव जीत भी चुके हैं, अनिल कुमार को हरा के। बिल्कुल, अनिल कुमार हमसे खड़ा थे 2015 में। अभय कुशवाहा ने अनिल कुमार को उस चुनाव में हराया भी था। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस कारण से आरजेडी ने अभय कुशवाहा को वहां माना कि ये शायद मुझे चुनाव जिता देंगे। और अगर अभय कुशवाहा जीतते हैं तो ये अभी 52 से लेकर अभी तक का ये पहला बार होगा कि कोई नन राजपूत कैंडिडेट वहां से चुनाव जीत कर आएगा। बात कर ले अगर वोट परसेंटेज की, तो सुशील सिंह 2009 में चुनाव लड़े। उनके अगर विपक्ष यानी कि उनके अगर कहें तो प्रतिद्वंदी जो थे वो राजद से शकील अहमद खान थे 2009 लोकसभा में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से निखिल कुमार थे। ठीक है। और अगर हम बात करें 2014 में तो सुशील कुमार सिंह बीजेपी में आ गए थे क्योंकि मोदी लहर था, 2014 था। ठीक है। और मोदी लहर को भांपते हुए वो जेडीयू छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन, बीजेपी में आ गए। और उनके विरुद्ध में जो कैंडिडेट खड़े थे वो निखिल कुमार थे नेशनल कांग्रेस से, जैसा कि हमने निखिल कुमार के बारे में बात की। और बगी कुमार वर्मा जदयू से थे। और अगर बात 2019 की कर लें, उस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। प्रधानमंत्री का उनको सपना दिखाया गया। हाँ, नीतीश कुमार को सपना दिखाया गया था कि आप पीएम मटेरियल हैं। हाँ। और जैसे ही बीजेपी ने अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री के लिए मोदी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है हमारे लिए, तो नीतीश कुमार वो जो घटना सुने थे ना, थाली छीन लिए थे, घूस दे करके थाली छीन लिए थे, तो वही घटना के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। वही समीकरण इस बार भी होने जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार पहले भाप कर वापस आ गए। हाँ, तो 2019 की बात कर ले तो 2 ही उम्मीदवार थे, एक हम से जो उस समय हम महागठबंधन में थी, और सुशील कुमार सिंह जो थे वो भाजपा में, ये नंबर 1 नंबर 2 में थे। हाँ, तो जिसमें से करीब करीब 80 या 85 हजार वोट से सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से 19 का चुनाव वो जीते थे। उनको कुल वोट 4,31,500। हालांकि 19 वाले में आप देखेंगे एक उपेंद्र कुशवाहा भी थे महागठबंधन के साथ में, मांझी भी थे महागठबंधन के साथ में। तो कांग्रेस और ये तमाम लोग मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था। मतलब राजद महागठबंधन में, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद जीतन राम मांझी, और ये मतलब उस समय जदयू भी बीजेपी के साथ थी। जदयू तो बीजेपी के साथ हुआ करती 2019 के लोकसभा चुनाव में। हाँ, ठीक है। हाँ। तो यही 3 लोग वहां पे थे। हाँ, ठीक है। तो इनका वोट बैंक भी इनको मिला था, बिल्कुल हमको। हाँ, ठीक है। उसके बाद भी भाजपा से निकाल दिया। और आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पे रहे थे आपके हम के कैंडिडेट उपेंद्र जी दूसरे नंबर पे रहे थे। हाँ। तो चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो साथ में थे महागठबंधन के। हाँ। तो औरंगाबाद जिला का जो कुशवाहा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अलाइंगेशन था उसका उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, जिस कारण से औरंगाबाद में जो वोट बैंक में इजाफा हुआ हम के कैंडिडेट को, एक वो भी कुशवाहा फैक्टर भी रोल प्ले करता है। और इस बार चूंकि उपेंद्र कुशवाहा वापस एनडीए के साथ आ गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करेगा अब सुशील कुमार सिंह के साथ। बिल्कुल। तो क्या लगता है सीट कौन निकालने वाला है? ओवरऑल देखते हुए अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखते हुए सीट कहीं ना कहीं सुशील कुमार सिंह लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे खेल थोड़ा सा अलग हटके ये हो रहा है कि चूंकि बिहार में विकास से बात शुरू होती है और चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो जाति पे आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 लोकसभा औरंगाबाद और आरा, ये 2 लोकसभा में जो उम्मीदवार हैं दोनों बीजेपी से हैं और दोनों राजपूत समाज से आते हैं। ठीक है। इन दोनों लोकसभा के बीच में एक लोकसभा आता है काराकाट, नया परिसीमन होकर काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा अभी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से
पवन सिंह भी पवन सिंह को चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि निर्दलीय। अंदर खाने से ये बात निकल के आ रही है सामने कि उनको प्लांट किया गया है। कह सकते हैं कि पवन सिंह को प्लांट इसलिए किया गया है कि समवेयर जो राजपूत का वोट बैंक है, वो राजपूत वोट बैंक काराकाट से पवन सिंह अगर काट लेते हैं तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जो है वो काराकाट हार जाएंगे। ये प्लानिंग करके, ये प्लांट करके समवेयर पवन सिंह को काराकाट में मतलब एक काइंड ऑफ चुनाव लड़वाया जा रहा है। हालांकि आप देखिए तो इनको आसनसोल से टिकट मिल चुका था। बीजेपी ने जब पहला लिस्ट जारी किया था उसमें पवन सिंह का नाम था और वहां ये रण छोड़ करके भाग गए और फिर ये निर्दलीय लड़ने वाले हैं काराकाट से। तो रीजन कहीं ना कहीं यही है कि राजपूत वोट बैंक काराकाट से ये काटेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की हार होगी और वो मैसेज कुशवाहा वोटर में जाएगा तो कुशवाहा वोटर के दिमाग में ये आएगा कि अच्छा उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार रहे हैं तो क्यों ना सुशील सिंह को काराकाट से ये औरंगाबाद से हरा दिया जाए, आरके सिंह को आरा से हरा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये प्लान करके पवन सिंह एज ए निर्दलीय उनको एक तरीके से समवेयर विपक्ष पार्टी द्वारा मुझे जो लगता है कि वो उनको प्लांट किया गया। अगर एक प्रश्न एक आम जनता के तौर पर लोगों का होगा कि पहले चरण में चुनाव तो काराकाट का है नहीं, ठीक है, पहले चरण में तो चुनाव औरंगाबाद, जमुई, नवादा और गया है, ठीक है, इन 4 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है। आप जो कह रहे हैं कि मैसेज जाएगा लोगों में, कैसे मैसेज जाएगा? पहले चरण का चुनाव होना है यहाँ पे औरंगाबाद में और कहाँ 7वें चरण में चुनाव होगा वहाँ काराकाट में। देखिए पवन सिंह ने ट्वीट किया कि माँ को मैंने वादा दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। काराकाट से वो डिक्लेयर भी कर दिए, बिल्कुल, है ना। तो समवेयर ये एक मैसेज है कि भाई पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो पवन सिंह जिस जाति के हैं उस वोट को काट के लाएंगे। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में ये बहुत मैटर नहीं करता है। आप सिंपल देख लीजिए, जहानाबाद से अरुण कुमार भी चुनाव लड़े थे, ठीक है, 34,000 वोट लेके आए। उसके पहले वो सांसद थे, ठीक है, उसके पहले वो जहानाबाद का सांसद थे। उसके बाद एक काइंड ऑफ निर्दलीय, जब छोटी पार्टी से लड़ रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है तो काइंड ऑफ उसको निर्दलीय ही आप कह सकते हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़े और 34,000 वोट लेके आए। अगर पवन सिंह भी लड़ते हैं ये तो क्लियर है कि वो जीतेंगे नहीं, वो वोट काटेंगे। वोट काटेंगे तो किसका वोट काटेंगे? तो नेचुरली है कि वो राजपूत वोट काटेंगे। तो राजपूत वोट काटेंगे तो जो राजपूत वोट मिलना चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा को, वो राजपूत वोट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जाएगा, वो तो जाएगा पवन सिंह को। तो जनता में मैसेज क्या जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे। तो कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं उनके माइंड में यार उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे तो क्यों ना फिर राजपूत को भी हरा दिया जाए, ठीक है। फाइनली जो बिहार की पॉलिटिक्स है ना वो लास्ट आते आते वो जाति पे आ ही जाती है। स्टेज पे विकास हटके वो जाति आ जाता है। हाँ, अगर बात डेवलपमेंट की कर ले तो अभी तक में सबसे अच्छे सांसद कौन रहे हैं? अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो औरंगाबाद के लिए जो विकास के तौर पे काम किए हों, ओवरऑल देखा जाए तो औरंगाबाद में 2 ही परिवार का दबदबा रहा है, ठीक है। और काम के नज़रिए से आप देखेंगे तो निखिल कुमार ने भी बढ़िया विकास वगैरह किया, सुशील कुमार ने भी ठीक किया, बट ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखिए ना तो बहुत लोग उस डेवलपमेंट से खुश नहीं हैं, ठीक है। हमेशा पानी का जो समस्या है औरंगाबाद जिले में, अभी गर्मी शुरू हो गया, कई ऐसे गांव हैं जहां पे पानी अभी नहीं आएगा, पानी नहीं, चापाकल आप चलाते रहिए पानी नहीं आने वाला है। आज भी नक्सली क्षेत्र कहा जाता था, बहुत हद तक उस पर कंट्रोल हो चुका है, कंट्रोल हुआ है, फिर भी वहां लेकिन इवन औरंगाबाद शहर में भी बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे गर्मी शुरू होते ही पानी का समस्या हो जाता है। पानी वो लोग दूर से ढो के लाते हैं या फिर उनको गाड़ी से पानी सप्लाई किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है वहाँ के लिए। तो पिछले 3 बार से लगातार सांसद है, ये समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाया है। मतलब 15 साल से सांसद है, ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन एक सांसद के लिए सबसे प्राथमिकता वाली बात ये होनी चाहिए कि हम जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनकर जो हमारी जनता भेजती है वहाँ पे हम काम करें। तो क्या वहाँ के लोग खुश नहीं है, फिर भी क्यों जीत रहे हैं ये? देखिए, जीतने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ठीक है, सबसे पहला है मोदी, ठीक है, दूसरा है कास्ट डोमिनेशन, ठीक है, और तीसरा क्या है कि वैसा कोई फेस नहीं वहां आ पा रहा है। इस बार फेस पे आपने बात कही, तो इस बार बात ऐसा चल रहा था कि सुशील सिंह का टिकट कटने वाला है, सुशील सिंह को टिकट नहीं देगी भाजपा।
ऐसा बहुत सारा नाम था जो कहा जा रहा था, जिसमें से एक दो नामों पर आपने देखा भी कि किस तरीके अजय निषाद हो गया मुजफ्फरपुर से, उनका टिकट कटा, बक्सर से टिकट कटा, लेकिन सुशील सिंह की भी बात चल रही थी, इनका टिकट नहीं काटा गया। क्या कारण हो सकता है? देखिए, टिकट चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ठीक है, समवेयर जब तक से आपका अलाइगेशन अंदर से उस तरीके से ना हो तो कोई कहा नहीं सकता है परफेक्टली कि आपको टिकट मिल ही जाए। ठीक है, आप देख रहे होंगे चर्चा चल रहा था कि बेगूसराय से टिकट मिलेगा विकास वैभव को, बक्सर से टिकट मिलेगा आनंद मिश्रा को, लेकिन ना विकास वैभव को टिकट मिला, ना आनंद मिश्रा को टिकट मिला। कई ऐसे लोग हैं जिनका चर्चा चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका प्रॉपर अलाइगेशन उस तरीके से नहीं हो पाया होगा या कुछ और बातें रही होंगी। बिल्कुल। तो इस बार लगता है कि मोदी के वोट पर, क्योंकि आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि मोदी का ही वोट बैंक है ये पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की। अगर बात कर ले हम लोग तो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की वोट बैंक उतनी नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पे इन लोगों को वोट मिलता है, चाहे वो 2014 हो, चाहे वो 2019 हो, चाहे अभी 2024 हो। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मोदी का नाम हटा दे और अगर नॉर्मल चुनाव लड़े तो वार्ड का भी चुनाव ये लोग नहीं जीतेगा। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे 1952 से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस, अगर आप बिहार की बात करें तो कंटिन्यूअस कांग्रेस जो है वो डोमिनेट करते हुए आई है। कांग्रेस को गरीबों का भी वोट जाता था और स्वर्ण का भी वोट मिलता था, मुस्लिम का भी वोट मिलता था। ठीक है, 89 में बिहार के आपके मुख्यमंत्री बनते हैं औरंगाबाद के ही हमारे जो पहले सांसद रहे थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। 89 में बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और 89 में आपका भागलपुर दंगा होता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। भागलपुर दंगा में करीब करीब 1200 से 1400 लोग उस दंगे में मारे जाते हैं, जिसमें करीब करीब 200 के आसपास में हिंदू रहते हैं और 1100 के आसपास में मतलब मुस्लिम होते हैं। ठीक है, वो दंगा बड़ा ही विवश तरीके से वो दंगा हुआ था और उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे आपके सत्येंद्र नारायण सिन्हा। ठीक है, उस दंगा का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा और इन्हें मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं, जो टाइम बचा हुआ था अगले चुनाव के लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं आपके जगन्नाथ मिश्र। ठीक है, जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस रहती है। जगन्नाथ मिश्र जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो कांग्रेस का एक बेस वोट बैंक, कोर वोटर माना जाता था, वो मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट कर जाता है 89 में लालू के पास। और 89 से स्टार्ट होता है आपका MY समीकरण, और वो MY समीकरण 89 से स्टार्ट होते करीब करीब कह सकते हैं कि अभी भी वो MY समीकरण इंटैक्ट है। हाँ, 70% अभी रहा है। हाँ, कुछ हद तक रहा है। ठीक है, अभी रिसेंट में देखा जाए तो जिस तरीके से कुछ मुस्लिम चेहरों ने RJD से इस्तीफा दिया है और उन्हें टिकट नहीं मिला, जैसे आप बोल सकते हैं या करीम साहब या और भी कुछ वैसे बड़े फेसेस हैं जिनको टिकट नहीं मिला, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो जो MY समीकरण है थोड़ा सा वो दरकना शुरू हुआ है। ठीक है, लेकिन 89 के बाद से वो पूरी तरीके से RJD के साथ इंटैक्ट था। M के साथ क्या इशू है कि वो BJP के साथ नहीं जाना चाहता है और बड़ी पार्टियां में उसके पास बच जाती है RJD। हालांकि आप जिस दंगे की हम अभी बात कर रहे हैं, जो 89 में भागलपुर दंगा हुआ था, जांच वगैरह बैठा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन 2005 तक उन दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। वापस जब नीतीश कुमार और BJP की सरकार बनती है 2005 में, 6 में फिर से नीतीश कुमार वापस फाइल ओपन कराते हैं, सारा जांच वो स्टार्ट कराते हैं और फिर से वो जांच होता है, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होती है, उन्हें सजा भी मिलती है। तो इस बात से बहुत हद तक जो लोग उस जनरेशन में पैदा हुए, जो लोग उसको देखे हैं, जिनको घटना के बारे में जानकारी है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि सत्ता के संरक्षण में, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व थे उस घटना में, वो वोटर लालू यादव के भी थे, वो वोटर समवेयर BJP के भी थे,
समवेयर उनमें से कुछ वोट बैंक नीतीश कुमार का भी था। तो 89 से लेके 2005 तक उन्हें न्याय नहीं मिला। 5 के बाद वापस फिर उन लोगों को न्याय मिला। तो कुल मिला के एनडीए ने ही न्याय दिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एनडीए ने ही न्याय दिया। लोकसभा के चुनाव की जब भी बात करेंगे ना, तो हमेशा से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है ना, अगर वो एक्टिव रहती तो बीजेपी को टक्कर दे सकती थी। आज भी अगर लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस मजबूत हो तो बीजेपी को टक्कर दे सकता है। कांग्रेस तो विलुप्त हो गई, बट कांग्रेस तो विलुप्त होते जा रही है। औरंगाबाद, अब बिहार से ही देखिए ना, कांग्रेस विलुप्त होते जा रही है। हाँ, बट फिर भी अगर हम बात औरंगाबाद की कर रहे हैं, हाँ, तो औरंगाबाद जो सीट उनका हुआ करता था, माना जाता है कि कांग्रेस का सीट है, कांग्रेस इस सीट पर थोड़ा मेहनत करे तो निकाल लेगी सीट ये, ठीक है। और अगर उसका समर्थन राजद का रहता या फिर कुशवाहा वोट बैंक पे जो अभय कुशवाहा ज्वाइन करते, वो समर्थन करते, तो कुछ तो जरूर वोट बैंक छटकता ना। कहीं ना कहीं इसमें लीडरशिप की कमी है। कहीं ना कहीं उसमें लीडरशिप की कमी है। और ओवरऑल देखिए तो कांग्रेस के जो भी वोटर थे वो धीरे धीरे वो कुछ तो बीजेपी में शिफ्ट हो गए, कुछ आरजेडी में शिफ्ट कर गए। जिस तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी तेजस्वी के अंदर डेवलप हुई है, अगर आप देखिएगा तो पूर्व में कई घटनाओं पे वो लोगों से माफी भी मांग चुके हैं, ओपनली कह भी चुके हैं, परिपक्वता अब उनमें आ चुकी है। और समवेयर देखा जाए तो सोच समझ के अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया है ताकि एक जोरदार टक्कर जो है वो मिल सके। वो भी निर्णायक भूमिका में रहेंगे। निर्णायक भूमिका में रहेंगे। डिपेंड करेगा कुशवाहा वोट बैंक पे कि वो अभय कुशवाहा के साथ जाते हैं या वो बीजेपी के साथ आते हैं। क्योंकि बीजेपी में उप मुख्यमंत्री आप देखिए तो कुशवाहा समाज से आते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा का कुशवाहा समाज से है, तो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। तो क्या लगता है, वोट बैंक तो उतना ही इम्पोर्टेंट राजपूतों का भी होगा, क्योंकि वो वोट बैंक राजपूत भी पहले कांग्रेस को वोट दिया करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो भाजपा को वोट देते थे, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस को भी दिया करते थे। लेकिन क्या लगता है, कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो राजपूतों से छटक रहा है, तो वो भी तो सबसे बड़ा एक कमी है ना वहाँ पे। कुशवाहा का वोट बैंक उतना भी नहीं है जितना राजपूत और यादवों का है वहाँ। हाँ, औरंगाबाद की बात किया जाए तो कुशवाहा का वोट बैंक उतना ज्यादा नहीं है जितना यादव का है और राजपूत का है। बट अभी आप सिचुएशन को देखिए तो यहाँ पे अपने पास 2 उम्मीदवार दिख रहे हैं, एक आरजेडी से, एक बीजेपी से, ठीक है। तो यहाँ पे राजपूत का वोट ज्यादातर देखा जाए तो इन दोनों में से जो जाने का चांसेस है बीजेपी। और पिछले कई सालों से देखते हुए, जिसको आप बोल भी रहते हैं कि चित्तौड़गढ़ की बात करते हुए, तो इजिली कह सकते कि वो जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जाने वाला है बीजेपी के साथ। तो चलिए, कुल ये समीकरण और कुल रिपोर्ट कार्ड, और सबसे बड़ी बात है कि आगे क्या कुछ हो सकता है सीट पर, लेकिन तब तक हम बहुत ज़्यादा खुल के नहीं कह सकते कि भाई ये लोग जीत कर आ जाएंगे, क्योंकि वो जनता का वोटिंग जब तक नहीं होगा और जनता किस और कब झुक जाएगी कोई ठीक नहीं है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो अटल जी की सरकार, शाइन इंडिया को आप देख लीजिए, किस तरीके से चलाया गया। लोगों को लगा कि अब अटल जी की सरकार बन रही है, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। टर्म खत्म होने से पहले चुनाव करा दिया गया। बिल्कुल, चुनाव करा दिया गया। उनको लगा था कि जीत जाएगी, ठीक है, जीत जाएंगे, लेकिन फिर नहीं जीते। तो यही कहा जाता है कि जनता कब किस और करवट लेगी कोई ठीक नहीं है। तो देखना ये होगा कि औरंगाबाद लोकसभा सीट से कौन महारथी जीत कर आते हैं। क्या वो महारथी अभय कुशवाहा होंगे या फिर वही जो चक्रव्यूह चलते आ रहा है सुशील कुमार सिंह का, वही फिर से सांसद होंगे। फिलहाल इस वीडियो पे इतना ही। धन्यवाद।